अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हम चैप्टर 5 देखेंगे जो हमारे पास जो बेस्ड है अकाउंटिंग साइकिल और रिपोर्टिंग फाइनेंशियल रिजल्ट्स। हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस होता है जो अक्रूवल्स एंड डेफरल्स के बाद बनाया जाता है, उस एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से हम तीन चीज़ें बना सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है बैलेंस शीट, अकाउंट्स आते हैं, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स और हमारे पास इनकम स्टेटमेंट। हम इन तमाम चीज़ों को इन्हीं अपने बैलेंस एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में से बनाते हैं। जिस तरह कि ये आपके पास जो हमारी स्क्रीन शो हो रही है, जिसमें हमारे पास एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस मौजूद है। इसमें ऊपर वाला पोर्शन जो हाईलाइटेड किया गया है वो आपके पास बैलेंस शीट में आता है। उसी में से कुछ चीज़ें स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग में जाती हैं और उसके बाद इनकम स्टेटमेंट में बनाई जाती हैं। ये हमारे पास इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट है जो हम पहले भी देख चुके हैं, यानी रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस करने से इनकम स्टेटमेंट बनती है, जो अगर पॉजिटिव में हो यानी रेवेन्यू ज़्यादा हो और एक्सपेंसेस कम हो तो हम इसे नेट प्रॉफिट या नेट इनकम कहते हैं। और अगर इसका वाइस वर्सा हो यानी एक्सपेंसेस ज़्यादा और रेवेन्यूज कम हो जाए तो ये हमारे पास नेट लॉस का केस आ जाता है। हमारे पास यहाँ पर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में हमने देखा कि हमारे पास दो रिपेयर सर्विस रेवेन्यू है एक, और एक सेकेंडली रेंट रेवेन्यू अर्नड है। यही दो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यूज हैं और बाकी हमारे पास इसके बाद सारे के सारे एक्सपेंसेस हैं जो ब्लॉक्स में हाईलाइटेड हैं, यानी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस से लेकर इनकम टैक्स एक्सपेंस तक ये हमारे पास हमारे एक्सपेंसेस आ जाते हैं। इनसे हम लेकर अपना इनकम स्टेटमेंट बनाएं। ये हमारे पास ओवर नेट ऑटो सर्विस की इनकम स्टेटमेंट की एग्जांपल शो हो रही है। यहाँ पर हमने जब सारे रेवेन्यूज को ऐड कर लिया तब हमारे पास 175,000 आता है। यहाँ एक्सपेंसेस में हमने इनकम टैक्स एक्सपेंस के अलावा सारे एक्सपेंसेस को ऐड कर लिया और उसके बाद उसको रेवेन्यू में से माइनस कर दिया तो हमारे पास 66,570 आंसर आता है। और जब हम इनकम टैक्स के एक्सपेंस माइनस करने के बाद करेंगे तो फाइनली हमारे पास नेट इनकम आंसर जो आता है 39,942। ये हम इसलिए यहाँ पर हमने इस तरह से कैलकुलेट किया क्योंकि हमें अगर इफ रिक्वायर्ड हो कि इनकम बिफोर इनकम टैक्स हमें कैलकुलेट करनी हो तब उस केस में हम ये वाला मेथड यूज़ करेंगे। इन केस अगर हम चाहते हैं कि हम सारे एक्सपेंसेस को कंबाइनली इकट्ठा ऐड कर लें और उसके बाद उसे लमसम रेवेन्यू में से माइनस कर लें तो भी हमारा आंसर बिल्कुल सेम यही आता है। आप चाहते हैं तो आप इसे अपने पास कैलकुलेट करके वेरीफाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग। उसका फॉर्मेट हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम कंपनी नेम लिख रहे होते हैं, फिर हम स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग को मेंशन करते हैं, यानी जो हम बना रहे हैं हम उस चीज़ को लिखा जाता है, और फिर जिस ड्यूरेशन के लिए टाइम पीरियड के लिए बनाते हैं हम वो डेट लिख रहे होते हैं। देन सबसे पहले हमारे पास रिटेन अर्निंग स्टार्टिंग में, यानी अगर आपको क्वेश्चन में कोई रिटेन अर्निंग दी गई हो तो आप उसको यूज़ करेंगे। फिर नेट इनकम यानी रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस हम उसको यूज़ कर रहे होते हैं। देन आप जब ऐड करने के बाद जो आंसर तो हमारा सब टोटल कहलाता है और फिर उसमें से हम डिविडेंड माइनस कर देते हैं और फिर हमारे पास जो माइनस करने के बाद वैल्यू जो आती है वो रिटेन अर्निंग एंड ऑफ द ड्यू टाइम पीरियड की बन रही होती है। यानी रिटेन अर्निंग्स फाइनली स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग फाउंड करने के लिए हम रिटेन अर्निंग स्टार्टिंग में जो मेंशन होती है उसमें से नेट इनकम को ऐड करते हैं और डिविडेंड्स को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास रिटेन अर्निंग फाइनल एंड ऑफ द ड्यू टाइम पीरियड की रिटेन अर्निंग मिल जाती है। हम स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग की एग्जांपल से देख लेते हैं जो हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन में गिवन है। हमने सबसे पहले हमें रिटेन अर्निंग कोई नहीं गिवन थी इस क्वेश्चन में, तो वो हमने जीरो ले ली। देन हमारे पास पिछले क्वेश्चन में 39,942 ये हमारे पास रिटेन अर्निंग आई गई है। उसके बाद हमने सब टोटल निकाल लिया जो कि हमारे पास जब स्टार्टिंग रिटेन अर्निंग कोई भी नहीं थी तो हमारे पास वही रहा सब टोटल भी, और उसमें से हमने डिविडेंड की अमाउंट माइनस कर ली। ये डिविडेंड की अमाउंट हमें एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से मिली है, तो फाइनली हमारे 31 दिसंबर 2011 को रिटेन अर्निंग हमारे पास आ जाएगी 25,942। अब ये हमारे पास बैलेंस शीट हमें दी गई है। बैलेंस शीट का फॉर्मूले में हमारे पास ये एसेट्स हमारी एक साइड होती हैं और लायबिलिटीज ऑपोजिट साइड पर आती हैं, जिसमें हम सबसे पहले कोशिश करने के लिए हमने अपने फिक्स्ड एसेट्स लिख लिया, देन करंट एसेट्स और देन लिक्विड एसेट्स हमने मेंशन कर दिए जो हमारे पास मौजूद हैं। यानी हमारे एसेट साइड का सम ऑलवेज इक्वल्स टू लायबिलिटीज और ओनर्स इक्विटी की साइड पर होना चाहिए। ये बात हमने पहले भी देखी थी अपने बैलेंस शीट के फॉर्मेट के लिए, और यही बैलेंस शीट का ही फॉर्मेट है जो हमने वो कॉलम वाइज किया था और ये रो वाइज सॉल्व किया हुआ है। तो इस केस में भी हमेशा एसेट साइज ऑलवेज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी के लिए ही होनी चाहिए।
ये हमने बैलेंस शीट अपने उसी क्वेश्चन डाटा से यूज करते हुए बना ली, यानी जो हमारे एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में ऊपर वाला पोर्शन था जिसमें हम शो कर रहे थे कि ये बैलेंस शीट के लिए है, वहीं से हमने सारा डाटा यूज करते हुए अपना बैलेंस शीट बना ली। और यहाँ पर हमने जो रिटेन्ड अर्निंग मेंशन है जो रेड कलर से लिखा गया है, ये रिटेन्ड अर्निंग का आपकी वैल्यू अपने हमने स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग से कैलकुलेट की और ये वैल्यू हमने फाइनली यहाँ पर यूटिलाइज कर ली। यानी अगर आपको एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस गिवन हो तो आप उसकी हेल्प से स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बहुत आसानी से बना सकते हैं। इस चैप्टर में एक और मेजर टॉपिक अगर हमारे पास आता है क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स। क्लोजिंग ऑफ टेम्प्रेरी अकाउंट्स यानी हम अपने जो टेम्प्रेरी अकाउंट्स हमारे होते हैं, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, डिविडेंड्स, इनको हम एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद क्लोज कर देते हैं, जो कि हमारे पास वन अकाउंटिंग पीरियड के लिए एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए ये टेम्प्रेरी कहलाते हैं। इस टाइम पीरियड के बाद हम इनके फ्रेश स्टार्ट कर देते हैं और इनका टोटल जितना भी सम आ रहा होता है उसको हम अपनी इनकम समरी अकाउंट में शिफ्ट करते हैं और देन इनकम समरी अकाउंट के बाद हम उनको रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफर कर देते हैं, जो कि हमारा परमानेंट अकाउंट है। और इस प्रोसेस को ट्रांसफरिंग ऑफ बैलेंस के प्रोसेस को हम क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स कहते हैं। जैसे रेवेन्यू हमारे पास हमेशा इंक्रीज रेवेन्यू करता है, इंक्रीज इन रिटेन्ड अर्निंग में। एक्सपेंस एंड डिविडेंड्स जब डिक्रीज होते हैं तो ये भी ऑल्सो डिक्रीज कर रहे होते हैं रिटेन्ड अर्निंग में। इसके साथ साथ आपकी जो टेम्परेरी अकाउंट होते हैं हम उसको नॉमिनल अकाउंट्स भी कह रहे होते हैं और परमानेंट अकाउंट्स को रियल अकाउंट्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये आपके पास इसे एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बियॉन्ड भी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। अब ये थोड़े से अकाउंटिंग के रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए मुश्किल हो जाएगा कि अगर हम हर दफ़ा रेवेन्यू, एक्सपेंसेस और डिविडेंड्स के अकाउंट्स को ईयर बाय ईयर इनको लेके चलते जाएं और आगे कंटिन्यू करें तो अकाउंटेंट्स को डाटा हैंडलिंग करने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए हम इन अकाउंट्स को टेम्परेरी तौर पे रख कहते हैं, यानी कि इनको हम एक स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड के बाद इनको क्लोज कर दिया जाता है, इनकी ट्रांजेक्शन्स को यानी इनका बैलेंसेस को ट्रांसफर कर देते हैं और इसी ट्रांसफरिंग ऑफ अकाउंट्स को हम क्लोजिंग ऑफ प्रोसेस कहा जाता है। रेवेन्यू अकाउंट्स को क्लोज करने के लिए हम सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रेवेन्यू अकाउंट्स का हमारे पास क्रेडिट बैलेंस होता है, यानी ये क्रेडिट साइड पे लिखे जाते हैं, जिनको क्लोज करने के लिए इनका बैलेंस को हम ट्रांसफर करेंगे इनकम समरी अकाउंट में। अब जब इसको ट्रांसफरिंग का जो प्रोसेस होता है वो जर्नल की एंट्री से देख लेते हैं, जहाँ हमारे पास इनको रेवेन्यू अकाउंट को डेबिट साइड पे लिख रहे होते हैं और इनकम समरी को क्रेडिट अकाउंट में की साइड पे लिखा जाता है। जब हम इस फाइनली कर लेते हैं ये प्रोसेस तो इसके रिजल्ट में हमारे पास रेवेन्यू अकाउंट का बैलेंस 0 आ जाता है। जैसे हम एग्जांपल में देख सकते हैं कि हमारी प्रीवियसली जो गिवन एग्जांपल है जिसमें ओवरनाइट ऑटो सर्विस के उसमें 2 रेवेन्यूज हमें गिवन है। जब इनको हम बैलेंस ट्रांसफर करेंगे तो हमारे पास ट्रांसफरिंग का क्या प्रोसेस होता है वो हम अगली स्लाइड में देखते हैं। ये तो हमारे पास रेवेन्यू के अकाउंट्स हैं जिनका बैलेंस क्रेडिट साइड पे लिखा है। ये हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये क्रेडिट साइड पे लिखा गया है बैलेंस, ये हमारे पास इसका क्रेडिट साइड का बैलेंस है इनका। और जब इनका हम अकाउंट या लेजर्स बनाए जाते हैं तो ये हमारे पास हम इसे क्रेडिट साइड पे ही हम इन दोनों का बैलेंस लिखा गया है। अब जब इसको हम क्लोज कर रहे होंगे तो इस क्लोजिंग प्रोसेस के लिए हमने इनके पास इनके बैलेंसेस को जर्नल में एंट्री में इन दोनों को डेबिट साइड पे लिखा और ये हम पास इसका बैलेंस ट्रांसफर कर दिया इनकम समरी में। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं रिपेयर सर्विस रेवेन्यू और रेंट रेवेन्यू को, और दो इनके बैलेंसेस यहाँ 172,000 क्रेडिट साइड पे लिखे गए थे दोनों के, और इनको हमने यहाँ पर डेबिट साइड पे नोट किया और ये हमारे पास यहाँ पर अकाउंट क्लोज हो गया और इनका बैलेंस इनकम समरी में ट्रांसफर हो गया। जिस तरह के जब हमने ये अपने लेजर्स और टी अकाउंट पढ़े थे उस टाइम पे हमने ये देखा था कि अगर ये दोनों का बैलेंस सेम और इक्वल आ जाए तो इसका मतलब है कि ये वाला अकाउंट हमारा क्लोज हो गया है और इसका बैलेंस अब कोई नहीं बचा, तो ये हमारे पास आगे ट्रायल बैलेंस में शिफ्ट नहीं होता। इसीलिए जब हमने इन अकाउंट्स को क्लोज करना है एंट्री के लिए तो हम इसका बैलेंस इक्वल अमाउंट इसके हम ऑपोजिट साइड पे मेंशन होगा हमारा अकाउंट, हम उसे ऑपोजिट साइड पे लिखेंगे और हम इसको क्लोज कर देंगे ताकि ये अकाउंट हमारा उस टाइम पीरियड के लिए क्लोज हो जाए। तो फिलहाल हमारे पास इनकम रेवेन्यू को क्लोज करने के बाद हमारे पास इनकम समरी में बैलेंस 175,000 आ जाता है। अब हम अपने एक्सपेंसेस को देख लेंगे। एक्सपेंसेस के पास हमेशा हमारे पास डेबिट बैलेंस शो होता है और इसको क्लोज करने के लिए हम जब क्लोजिंग प्रोसेस यूज करेंगे उस क्लोजिंग प्रोसेस में हम इसको क्रेडिट साइड पे इसका बैलेंस ट्रांसफर करेंगे, यानी इनकम समरी में हम ट्रांसफर करते हुए डेबिट इनकम समरी अकाउंट होगा और एक्सपेंस अकाउंट हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा। तो इसके बाद हमारे पास एक्सपेंसेस में 0 बैलेंस आ जाएगा सारे एक्सपेंसेस अकाउंट के। हम अपने एग्जांपल में देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास टोटल 9 एक्सपेंसेस मेंशन है और इनकी जब हम लेजर में एंट्री लिख रहे होते हैं तो हमारे पास सारे के सारे जितना भी बैलेंसेस थे हमारे पास एक्सपेंसेस के वो डेबिट साइड पे मेंशन किए गए हैं। हम जब इनको क्लोजिंग प्रोसेस करेंगे तो हम सबसे पहले हम सारे एक्सपेंसेस का टोटल कर लेते हैं उन्हें क्रेडिट साइड पे लेकर, और जो सम आता है हम उसको डेबिट साइड पे लिख लेते हैं, यानी यहाँ पर हमने इन सारे अकाउंट्स को क्लोज कर दिया और इसका
सम हमने अपनी डेबिट साइड पे इनकम समरी में लिख दिया। तो फाइनली हमारे पास जब हमने अब इनकम समरी अकाउंट को बैलेंस ऑफ कर लिया है तो 175 की साइड हमारी ग्रेटर है, जिससे हमने डिफरेंस के लिए जब कैलकुलेट किया तो टोटल डिफरेंस हमारे पास 39,942 इनकम समरी अकाउंट का बैलेंस आ जाता है। इनकम समरी अकाउंट को क्लोज करने के लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारे पास करंटली इनकम समरी अकाउंट का बैलेंस किस साइड पे है। अगर हमारे पास रेवेन्यूज ज़्यादा हो एक्सपेंसेस से तो हमारे पास इनकम समरी का क्रेडिट साइड बैलेंस शो करता है, जो कि नेट इनकम को मेंशन किया जाता है, यानी वो रिप्रेजेंट करता है। और अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा हो और रेवेन्यूज कम हो हमारे पास तो ये डेबिट साइड की बैलेंस शो करेगा, जो कि नेट लॉस का केस है। अगर अब हमारे गिवन केस में हमारे पास नेट प्रॉफिट का केस है, तो उस केस में हमें यानी हमारे पास क्रेडिट बैलेंस है इनकम समरी का, तो इसको जीरो बैलेंस करने के लिए हम इनकम समरी अकाउंट को डेबिट साइड पे करेंगे और इसको रिटेन्ड अर्निंग में क्लोज कर देंगे, यानी हम इनकम समरी का सारा बैलेंस रिटेन्ड अर्निंग में हम ट्रांसफर कर देंगे। तो हमारी इस केस में इनकम समरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा और रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट हो जाएगा। जैसे कि आप एग्जांपल्स हम देख सकते हैं कि हमारे पास इनकम समरी का बैलेंस हमने डेबिट साइड पे 39,942 किया और उसको हमने ट्रांसफर कर दिया रिटेन्ड अर्निंग में। और यहाँ पर उसका टी अकाउंट से हम देख सकते हैं कि हमारे पास इनकम समरी अकाउंट का बैलेंस हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग में आ गया और इनिशियली रिटेन्ड अर्निंग के स्टार्टिंग के पास कोई बैलेंस नहीं था, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको जीरो मेंशन किया है। इनकेस अगर हमारे पास कोई स्टार्टिंग का बैलेंस मौजूद होता तो हम यहाँ पर उस बैलेंस को लिखते हैं और उसके बाद हम अपना टोटल सम अप करके देखते हैं कि हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग में फाइनली कितना बैलेंस आ रहा है। नेक्स्ट हम डिविडेंड अकाउंट क्लोज करने का प्रोसेस देख लेते हैं। डिविडेंड भी हमारा टेम्पररी अकाउंट है और डिविडेंड बैलेंस हमेशा डेबिट बैलेंस शो कर रहा होता है, तो जिसको हम क्लोज करने के लिए हम इनकम समरी में नहीं करते, रादर हम इसको रिटेन्ड अर्निंग में क्लोज करते हैं। तो हमारे इसका क्लोजिंग प्रोसेस हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग डेबिट साइड पे और डिविडेंड अकाउंट को हम क्रेडिट साइड पे लगते हैं। इस जनरल एंट्री के बाद हमारे पास डिविडेंड का अकाउंट जीरो बैलेंस शो करेगा। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास डिविडेंड अकाउंट डेबिट बैलेंस है, जो हमारी जर्नल में और लेजर्स में दोनों से बेबाद शो हो रही है। जब हम इसका बैलेंस हमने ट्रांसफर करना होगा तो हमने यही अपना डिविडेंड का बैलेंस जो हम पहले डेबिट साइड पे था हमने इसको क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर किया। और जिस प्रोसेस के बाद हमने फाइनली जब हमारे पास ये रिटेन्ड अर्निंग में आ गया और रिटेन्ड अर्निंग का बैलेंस ऑफ करने के लिए हमने अपनी दोनों साइड को मैच किया, हमारे पास जो डिफरेंस की अमाउंट बन रही थी 25,942 हमारे पास फाइनल बैलेंस आ रहा है रिटेन्ड अर्निंग में। यही हमारे पास फाइनली बैलेंस हम रिटेन्ड अर्निंग का आगे भी है और ये वही है जो हमने प्रीवियस स्लाइड्स में एग्जांपल में देखा था, हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग का यही बैलेंस आया था। अब हम एक दफ़ा समरी ऑफ अकाउंट्स देख लेते हैं। हम रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को हम ट्रांसफर करते हैं अपने इनकम समरी अकाउंट में, इनकम समरी को हम ट्रांसफर करते हैं रिटेन्ड अर्निंग में और डिविडेंड को भी हम रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफर कर देते हैं। हम जनरल के एंट्रीज से इसका एक दफ़ा सम देख लेते हैं। हमारे पास रेवेन्यूज हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, जब इसको हम क्लोज करने लगेंगे तो इनकम समरी में क्लोज करते टाइम पे हम रेवेन्यूज को डेबिट साइड पे एंट्री लिखेंगे और जनरल में इनकम समरी अकाउंट को क्रेडिट साइड पर। एक्सपेंसेस हमारे पास डेबिट बैलेंस शो करता है, इसको क्लोज करने के लिए एक्सपेंस अकाउंट को हम क्रेडिट साइड पर, इनकम समरी को डेबिट साइड पे लिखेंगे। अब इनकम समरी अकाउंट को क्लोज करते टाइम हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि हमारे पास नेट प्रॉफिट का केस है या नेट लॉस का। नेट प्रॉफिट यानी रेवेन्यूज आर ग्रेटर देन एक्सपेंसेस, उस केस में हम अपनी इनकम समरी को यानी हमारे पास क्रेडिट बैलेंस होगा इनकम समरी का, जिसको क्लोज करने के लिए हम इनकम समरी को डेबिट साइड पे और रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट को क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। यानी इनकम समरी को हम क्लोज करते हैं रिटेन्ड अर्निंग में तो उसकी एंट्री हम इस तरह से लिखेंगे। और अगर हमारा केस नेट लॉस का केस होगा यानी हमारे पास इनकम समरी का डेबिट बैलेंस होगा तो उसको क्लोज करने के लिए हम रिटेन्ड अर्निंग को डेबिट में और इनकम समरी को क्रेडिट साइड पे लिख रहे होंगे। लास्टली हम अपने डिविडेंड अकाउंट्स को क्लोज करने के लिए, डिविडेंड हमारे पास डेबिट बैलेंस शो करता है तो उसको क्लोज करने के लिए हम रिटेन्ड अर्निंग में करते हैं और रिटेन्ड अर्निंग को हम डेबिट और डिविडेंड्स को क्रेडिट साइड पे लिख रहे होंगे। हम अपनी एग्जांपल से एक दफ़ा फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमने दोनों रेवेन्यूज को ऐड किया और इनकम समरी में ट्रांसफर कर दिया। तो सबसे पहले नंबर 1 पे हमारे पास 175,000 इनकम समरी में है। सेकेंड स्टेप में हमने अपने सारे एक्सपेंसेस को क्लोज किया जिनका बैलेंस हमारे पास 135,058 आंसर आ गया। इसका बैलेंस ऑफ करने के बाद हमारे पास 39,942 इनकम समरी अकाउंट में आ जाता है, जिसे हमने बैलेंस को ट्रांसफर करने के लिए हमने इसे ट्रांसफर किया थर्ड स्टेप में रिटेन्ड अर्निंग में। ऑल्दो कि रिटेन्ड अर्निंग हमारे पास कि कोई बैलेंस मौजूद नहीं था स्टार्टिंग से का, इसलिए हमारे पास सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग में यही बैलेंस रहा। और जब हमने डिविडेंड को क्लोज कर लिया तो फाइनली हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग का बैलेंस हमारे पास आ गया 25,942 फाइनल रिटेन्ड अर्निंग के एट द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन।
नेक्स्ट हमारे पास आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस को हम देख लेते हैं। आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस हमारे पास जब हम बनाएंगे इसे अपनी सारी एंट्रीज को क्लोज करने के बाद तो बिल्कुल ये वही बैलेंस बन जाता है जो हमारे पास बैलेंस शीट के अकाउंट्स के साथ कंसिस्ट होता है, यानी कैश, अकाउंट रिसीवेबल्स से लेकर हमारे पास कैपिटल स्टॉक तक वही सारी चीज़ें आ जाती हैं जो हमारे पास बैलेंस शीट में मौजूद होती हैं आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में। और इसमें अभी रिटेन अर्निंग की वैल्यू हमने जो बैलेंसेस क्लोज करने के बाद फाइनली जो हमारे पास रिटेन अर्निंग की वैल्यू आती है तो हम उसी वैल्यू को यूज़ करते हुए भी अपने पास यहाँ पर डालेंगे तो दोनों साइड्स हमारी क्रेडिट और डेबिट साइड इक्वल आ जाती है। मेजर्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, नेट इनकम परसेंटेज हमारे पास कैलकुलेट किया जाता है नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल रेवेन्यू। ये बेसिकली यूज़ होता है परफॉर्मेंस बेंचमार्क के लिए। जितना ये हायर रेशियो होगा उतना ही ये बेटर रिजल्ट शो करता है कंपनी के लिहाज से। रिटर्न ऑन इक्विटी, नेट इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक होल्डर्स इक्विटी होता है। आरओई इंक्रीज हमारे पास नेट इनकम के इंक्रीज और एवरेज स्टॉक होल्डर के डिक्रीज के केस में होता है। और इसी तरह से रिटर्न ऑन इक्विटी डिक्रीज हमारे पास इसका ऑपोजिट केस हो जाए, यानी नेट इनकम डिक्रीज और एवरेज स्टॉक होल्डर इंक्रीज हो जाए उस केस में कहते हैं जितना ये इंक्रीज होता है उतना बेटर सिंबल होता है कंपनी के लिए और इन्वेस्टमेंट्स के पर्पस के साथ ये ज़्यादा इन्वेस्टर्स के लिए अप्रिशिएबल होता है कि जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का हो उतनी ही ज़्यादा इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होते हैं कंपनी के लिए। मेजर्स ऑफ लिक्विडिटी, वर्किंग कैपिटल यानी करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़, ये कंपनी के करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ के मैच के साथ बनाया जाता है, शो करता है। ये जितना पॉजिटिव हो उतना बेटर समझा जाता है, यानी कंपनी प्रॉफिटेबल है। और अगर ये नेगेटिव हो जाए तो कंपनी को अपने एसेट्स और अपने लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स को सेल करना है, यानी कंपनी बैंकरप्ट की तरफ जा रही है। सो जितना ये बेटर पॉजिटिव की तरफ रहे, जितना हायर रहे वर्किंग कैपिटल, उतना इन्वेस्टमेंट्स के लिए बेहतर होता है। करंट रेशियो हमारे पास इसी का ही रेशियो रहता है, यानी करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। ये सिंपली हमारे पास वर्किंग कैपिटल का रेशियो है और अगर ये रेशियो हमारे पास इफ 2:1 का रेशियो हो, यानी करंट एसेट्स 2 टाइम्स ज़्यादा हो करंट लाइबिलिटीज़ के लिए, तो ये बेटर सिचुएशन है, फाइनेंशियल गुड कंडीशन को शो करता है। और अगर ये इसका ऑपोजिट हो जाए, यानी हमारे पास करंट एसेट्स डिक्रीज हो जाए और लाइबिलिटीज ज़्यादा हो जाए, तो ये एक पुअर फाइनेंशियल कंडीशन को शो करता है, यानी अगर 1:1 के रेशियो से डिक्रीज कर जाए तो कंपनी की के लिए अलार्मिंग सिचुएशन होती है, यानी खतरे की बात होती है। कंपनी को इस पर फोकस करना चाहिए ताकि ये इससे बेहतर अपने आप को ओवरकम कर सके और एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में रन कर सके। अब हम इसकी एक एग्जाम्पल बुक से इसी क्वेश्चन को एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस गिवन है जिससे हमने सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट बनानी है, रिटेन अर्निंग बनाना है पार्ट ए में और उसके बाद हमने एक बैलेंस शीट बनानी है और लास्टली हमें बी और सी पार्ट में हमने इनकी क्लोजिंग एंट्रीज और आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। कंपनी नेम, देन इनकम स्टेटमेंट, दिसंबर और डेट हमारे पास दिसंबर। रेवेन्यूज हमारे पास कंपनी में एक ही रेवेन्यू है, वो हमने मेंशन कर लिया। हमने सारे एक्सपेंसेस लिख लिया, सैलरी एक्सपेंस, सप्लाई एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस। देन हमारे पास लास्टली हमारे पास आ जाता है इंटरेस्ट एक्सपेंस। इन सबको ऐड करने के बाद हमारे पास टोटल जो सम ऑफ आंसर आता है वो इनकम बिफोर इनकम टैक्स की जो शो करती है वो हमारे पास 59,000 है, यानी हमने 165,000 को माइनस कर लिया 106,000 से, जो फाइनली हमारे पास आंसर दिया इनकम बिफोर इनकम टैक्स एक्सपेंस के 59,000। इनकम टैक्स को सब्ट्रैक्ट करने के बाद फाइनली हमारे पास नेट इनकम टोटल आ जाती है 36,000। अगर आप लोग चाहते हैं तो हम इसे इस तरह भी कर सकते हैं कि सारे एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग इनकम टैक्स एक्सपेंस को साथ ऐड कर लें तो भी हमारे पास सेम आंसर देगा। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग। इसी का ही पार्ट ए का ही सेकेंड पार्ट था जिसमें हमने सबसे पहले अपने जनवरी की स्टार्टिंग की रिटेन अर्निंग जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी 40,000 वो यूज़ कर ली। नेट इनकम जो प्रीवियस पार्ट से हमने कैलकुलेट किया 36,000 हमने उसको यूज़ कर लिया है, तो ये हमारे पास सब टोटल 76,000 बनता है। नेक्स्ट हमने डिविडेंड को इसमें से माइनस कर लिया तो हमारे पास फाइनल आंसर रिटेन अर्निंग दिसंबर 31 के लिए आंसर आ जाता है 70,000। हमें डिविडेंड्स भी और स्टार्टिंग की रिटेन अर्निंग भी दोनों ही क्वेश्चन में मेंशन होगी, जिनको यूज़ करते हुए हम रिटेन अर्निंग एंड ऑफ द टाइम पीरियड के लिए या ईयर के एंड के लिए हम रिटर्न अर्निंग कैलकुलेट। हमारे पास ये पार्ट ए का लास्ट क्वेश्चन आ जाता है जिसमें हमें बैलेंस शीट बनानी है। हमारे पास सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज का इक्वल करने के बाद हमारे पास टोटल आंसर आ जाता है 202,000 एसेट्स में और 202,000 लायबिलिटीज के साथ भी हमारे पास आंसर आ जाता है। एसेट्स में हम हमेशा उस कनेक्टेड एसेट से होने वाले डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को भी हमेशा हम माइनस करके फिर फाइनल वैल्यू हम लिख रहे होते हैं। और लास्टली कि हमारे पास रिटेन अर्निंग की जो हमारे पास हमने कैलकुलेट की थी वैल्यू, यही हम रिटेन अर्निंग को वही प्रीवियसली कैलकुलेटेड वैल्यू के साथ लेके यूज़ करेंगे। हम सेकेंड पार्ट भी देख लेते हैं। हम क्लोजिंग एंट्रीज करेंगे जर्नल के थ्रू।
एंड उसकी डेट मेंशन कर दी। रेवेन्यू अकाउंट को हमने क्लोज कर दिया अपने इनकम समरी अकाउंट में। इसके बाद हमारे पास रेवेन्यू अकाउंट का बैलेंस जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट हम अपने एक्सपेंसेस को इनकम समरी में करेंगे। सारे एक्सपेंसेस को ऐड करने के बाद जो सैलरी एक्सपेंस, सप्लाई एक्सपेंस एंड सो ऑन, हमारे पास सारे एक्सपेंसेस को ऐड करने और फाइनली तो जब हम इसको क्लोज करेंगे तो टोटल हमारे पास सम आ जाता है 129,000, जिससे हम इसके बाद इनकम समरी में क्लोज करने के बाद हमारे पास सारे एक्सपेंसेस का बैलेंस जीरो हो जाएगा। सेकेंडली हम अपने इनकम समरी अकाउंट को रिटेन्ड अर्निंग में क्लोज करेंगे। यहाँ हम देख सकते हैं हमारे रेवेन्यूज ग्रेटर देन एक्सपेंसेस, तो हम टोटल हमारे पास 36,000 इनकम समरी का बैलेंस आ जाएगा, जिसको हमने रिटेन्ड अर्निंग में क्लोज कर दिया। अब हम अपने डिविडेंड्स को क्लोज कर लेंगे। हमारे पास डिविडेंड का डेबिट बैलेंस होता है, जिसको क्लोज करने के लिए क्रेडिट साइड पर लिखकर हम रिटेन्ड अर्निंग में क्लोज कर देंगे। तो फाइनली यहाँ पर हमारे पास सारी क्लोजिंग एंट्रीज पूरी हो जाएंगी। अब हम लास्टली आफ्टर पार्ट सी में हमने आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनाना है। हम देख सकते हैं कैश और डिटेल और सारी की सारी हमने एंट्रीज नोट डाउन कर ली। रिटेन्ड अर्निंग हमारे पास ये वही है जो हमने प्रीवियसली कैलकुलेट किया था, और इस रिटेन्ड अर्निंग को एडिशन करने के लिए हम अपनी सारी स्टार्टिंग में मौजूद रिटेन्ड अर्निंग को और जो हमारे पास आफ्टर डिविडेंड्स के और सारे प्रोसेस के बाद जो वैल्यू आती है 70,000, वही हम यूज़ करेंगे। इसको बैकेंड से हमने कैलकुलेट बिल्कुल उसी तरह से किया था जिस तरह हमने एग्जांपल में देखा था। उसके जब हम इस फाइनली कर लेंगे तो हमारे पास ये दोनों का बैलेंस बिल्कुल सेम आता है, और यूजुअली उन्हीं तमाम हेड ऑफ अकाउंट्स पे बेस्ड रहता है जो हमारे पास बैलेंस शीट के होते हैं। यहाँ तक हमारे पास इसके बाद क्लोजिंग ऑफ अकाउंट का प्रोसेस क्लोज हो जाता है, और हमारे पास इसमें आई होप कि ये आपको समझ में हेल्प होगी, और आपको इस चैप्टर में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं और हम आगे नेक्स्टली शेयर करेंगे। थैंक यू।